वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम कैब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके मॉड्यूल ए चैप्टर 2 विच इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द रेसिडेंट्स, इस चैप्टर की डिस्कशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो हम पिछले कुछ सेशंस में चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2। सो एज यू नो दिस इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम कुछ टॉपिक्स को विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम को डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ वी कम अप विद एमसीक्यू सो दैट यू हैव एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम, राइट। सो यहाँ पर जो है एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। और ये स्कीम फंक्शन करती है अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ फीमा एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं एलआरएस रिलेटेड एंड हाउ दीज थिंग्स अप्लाई एंड फंक्शन, ये चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ वी विल आल्सो हैव अ लुक स्पेसिफिकली एलआरएस रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ पर इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो कुछ चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे एंड दोज आर रिलेटेड टू द फीमा एक्ट एंड व्हाट दिस पर्टिकुलर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इज, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्म दैट इज रेमिटेंस, ठीक है। इंडिया इज सेट टू हैव द have receiving the highest number of highest amount of remittance from anywhere in the world, ठीक है। हर जगह से, हर एक कंट्री के अंदर रेमिटेंस जितना आता है उसमें इंडिया नंबर वन। रेमिटेंस का मतलब है आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जो मनी भेज रहे हैं, मोस्टली इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस का ये मनी ट्रांसफ़र होता है। ये दो तरीके का हो सकता है। पहला तो करंट हो सकता है जिसमें कम अमाउंट होता है एंड द particular purpose, number one is the amount is less, number two the purpose is that कि आप किसी को सेंड कर रहे हो, इट देन द पर्पस इज नॉट टू क्रिएट एन एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड करंट। इसी के विपरीत कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट इज मोस्टली वेरी हाई एंड द पर्पस इज टू क्रिएट एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। इट वोंट बी एंड और लायबिलिटी, ठीक है। जैसे कि टेकिंग एन एग्जांपल, आपका कोई रिश्तेदार किसी कंट्री में रह रहा है, ही इज सेंडिंग यू मनी, दैट इज करंट अकाउंट में आने वाला ट्रांजैक्शन। अब कोई फैक्ट्री जो है, आप लेट्स से यू वांट टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन यूएस, तो आप बहुत सारे पैसे इंडिया से रुपीस में से डॉलर्स में कन्वर्ट करके फटाफट से उठा के यूएस ले जाओगे सो दैट यू कैन बिल्ड दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री। अब उस फैक्ट्री से आपको क्या है, प्रॉफिट होगा, सो इट इज़ एन एसेट दैट विल कम अंडर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से, तो इस फीमा एक्ट में ये जो रेमिटेंसेस है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब ये रेमिटेंस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आता है, नंबर वन पे है, तो इस वजह से इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने सोचा। So what it did was it liberalized some of the terms ऑफ रेमिटेंस और इसे एक पर्टिकुलर स्कीम में डाल दिया। सो इट इज कॉल्ड द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एंड इसके प्रोविजंस आपको फीमा एक्ट में दिखेंगे। क्या किस तरीके से लिबरलाइज किया गया है वो हम यहाँ पर देखेंगे। आई होप द बैकग्राउंड इज अंडरस्टूड। तो व्हाट आर द फीचर्स, 4 फरवरी 2004 को ये लाया गया था एलआरएस फैसिलिटीज रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, so that they can remit funds abroad for permitted current capital account transactions or a combination of both of them। अब आपको पता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मीनिंग, इट इज़ अवेलेबल टू द रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, माइनर्स भी भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए स्कीम है, हम स्कीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेमिटेंस तो किया जा सकता है by different entities but scheme applicable है only for the resident individuals। LRS किसको दिया गया है, ये particular facility that is for the resident individuals only, corporates, partnership firms, Hindu undivided family trust, NRIs, ये सब के लिए ये स्कीम नहीं है। कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अभी अभी हमने देखा, फीमा में डिफाइंड है ये। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर एसेट या लायबिलिटी ऑफ इंडियन और फॉरेनर आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया, ठीक है। एसेट लायबिलिटी जहाँ पे क्रिएट हो रहा है, रेजिडेंट इंडियन इन्वेस्ट इन शेयर्स और प्रॉपर्टी अब्रॉड। देन सबसेक्शन 2J ऑफ फीमा एक्ट में आप ये देखोगे कि इट इंक्लूड्स
payments connected to trade, loan, income, investments, then expenses, travel, family maintenance, medical treatment, etc. That is current account transaction. Examples है remittance जो हम अभी देख चुके हैं. अब फीमा एक्ट के कुछ ऐसे सेक्शंस जिनमें एलआरएस रिलेटेड प्रोविजन है वो हम देख लेते हैं. तो सेक्शन 4 में ये दिया हुआ है कि नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया shall acquire, hold, etc. foreign exchange or foreign security, movable property out of India unless acquired as नॉन रेसिडेंट. ठीक है. तो इस तरीके का जो भी आप एक्वायर कर रहे हो ये सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल, मोस्ट ऑफ इट हैज टू बी एक्वायर्ड एज पार्ट एज इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट. इंडिया से बाहर रहने वाले कोई व्यक्ति हो तो यू कैन एक्वायर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. इसका मतलब ये है कि इन सभी चीज़ों को एक्वायर करने के लिए यू हैव टू हैव सर्टेन कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड. ठीक है. नॉर्मली एक्वायर नहीं किया जा सकता. इंडियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ कहा गया है. इसके साथ सेक्शन 5 में ये दिया हुआ है कि पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज, और ये किया जा सकता है ऑथराइज्ड पर्सन फॉर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. ठीक है. तो कोई भी किसी को भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑथराइज करने वाला सेक्शन 5 है. ठीक है. ये किसके थ्रू होना चाहिए? इस सेक्शन में दिया हुआ है ऑथराइज्ड पर्सन. ऑथराइज्ड पर्सन इज नथिंग बट द ऑथराइज्ड डीलर्स जो आरबीआई के द्वारा डेसिग्नेट किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल एसबीआई इज एन ऑथराइज्ड डीलर. इट इज ऑथराइज्ड टू रिसीव ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू डॉलर्स. इट इज ऑथराइज्ड टू गिव अवे मनी इन द फॉर्म ऑफ रुपीस एंड डॉलर्स. ठीक है. एक्सचेंजेस करने का. ठीक है. यानी सेक्शन 10(6) में अगर हम देखें यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन, आप देख रहे हो सेक्शन 4 से शुरुआत हुई, यानी कि जो भी रिलेवेंट है एलआरएस स्कीम एंड रेमिटेंस से उन्हीं सेक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं फीमा एक्ट के. यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अवेल्ड फ्रॉम एन ऑथराइज्ड डीलर फॉर द पर्पस विच इट हैज़ बीन अवेल्ड. ठीक है. जो भी पर्पस के लिए उसे अवेल किया गया है उसी पर्पस के लिए उसे यूटिलाइज किया जाए. सो दैट इज व्हाट इज गिवन इन सेक्शन 10(6). अब सेक्शन 11 में आरबीआई में डायरेक्ट ऑथराइज्ड पर्सन एंड इम्पोज पेनल्टी टिल ₹10,000 फर्दर ₹2,000 पर डे. अगर ऑथराइज्ड पर्सन या फिर कोई एंटिटी अगर फॉलो नहीं कर रहा है फीमा एक्ट को तो आरबीआई उन पर पेनल्टी लगा सकता है. पहले तो 10,000 तक का, और अगर फिर भी नहीं फॉलो कर रहे तो 2,000 पर डे का लग सकता है. सेक्शन 13 में पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट अगेन दिया हुआ है. 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व हो सकता है. मॉनेटरी जो है प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं कितना कितना हो सकता है. ये नॉन क्वांटिफाइबल अगर चीज है तो 2 लाख होगा उसका, और फर्दर 5,000 per day you can take. Okay, so these are the things. Now let us answer this question. The liberalized remittance scheme has been launched on. ठीक है. कब लॉन्च किया गया? 2004 Feb, 2006 Jan, 2012 Feb या फिर 2020 Feb. तो it was really old scheme as we know. तो February 2004 is the right answer. Now this question is for you. Which among the following are not eligible to send remittance under the liberalized remittance scheme? ठीक है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर हम देखें, सॉरी, तो यहाँ पर अगर हम देखें रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए ही है. इट इज़ नॉट फॉर कॉर्पोरेट्स या एनआरआई. सो वी हैव एन आइडिया ऑन दिस एंड आई होप यू लाइक द सेशन. इफ यू डिड यू कैन लेट अस नो बाय ड्रॉपिंग अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन कॉल अस एट 8146207241 अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए. hello@edutab.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हो. ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.